हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी डिग्री पाना चाहते हैं, आप डिग्री होल्डर बनना चाहते हैं, तो जैसे कि आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं जिसमें ये सिद्धांत पूछा ही पूछा जाता है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अगर हम जनसंख्या सिद्धांत की बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस पे आप अगर आपने पहले भी पढ़ा है और अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं फिर से बता दूं कि सर्वव्यापी सिद्धांत, मतलब इसको बहुत से जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जनसंख्या के लिए बिल्कुल सही सिद्धांत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। तो मैं फिर से बता दूं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सब पे यहाँ पे बात की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाती है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। और यहाँ पे आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशंस बताई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगी, एक एक पॉइंट मैं क्लियर करवाते हुए चलूंगी। देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है क्या? अनुकूलतम, ठीक है, इन शब्द पे बात करेंगे। जनसंख्या का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत की उत्पत्ति जनसंख्या व संसाधनों के संबंधों के तुलनात्मक विश्लेषण से हुई है। मैं एक एक शब्द क्लियर करवाऊंगी यहाँ पे। इस सिद्धांत की उत्पत्ति, मतलब इस सिद्धांत की जो स्टार्टिंग आप बोल सकते हैं कहाँ से हुई है? जनसंख्या व संसाधन। जनसंख्या आप जानते हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं? जनों की संख्या उसे बोलते हैं जनसंख्या, मतलब लोगों की संख्या उसे जनसंख्या बोलते हैं। संसाधनों, संसाधन जैसे कोई भी सामान को बनाने के लिए कुछ संसाधन की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए एक चेयर को बनाने के लिए लकड़ी एक संसाधन है, कील एक संसाधन है, उसी के द्वारा वो चेयर बन के कंप्लीट होती है। ठीक है, तो जनसंख्या व संसाधन, तो जनसंख्या जो होती है वो बहुत से संसाधनों का, जिसे आप बोल सकते हो उत्पादन भी करती है, और बहुत से संसाधनों का जिसे प्रयोग भी करती है। तो जनसंख्या व संसाधनों के संबंधों के तुलनात्मक, ठीक है, इन दोनों के बीच कुछ संबंध है, उनका तुलनात्मक यानी तुलना की जाएगी दोनों के बीच, जनसंख्या के बीच और संसाधनों के बीच। यही अनुकूलतम सिद्धांत है। मैं बहुत और एक्सप्लेन आगे अच्छे से करूंगी। ठीक है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन कैनन को इस सिद्धांत का जनक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एडविन कैनन। ठीक है, क्या नाम है? एडविन कैनन को इस सिद्धांत का जनक माना जाता है। देखिए, आप हमें कमेंट करके जो भी थ्योरी बताएंगे हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, और साथ ही साथ आपको रिप्लाई भी करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो जल्द से जल्द बताई जाएगी। और जो भी टॉपिक होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटिव, उसका तुरंत आपको वीडियो, मतलब जल्द से जल्द वीडियो, एक दो दिन के अंदर उसके वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और साथ ही साथ नोट्स भी दी जाएगी आपको। तो पीडीएफ फ्री में आपको मिल रहा है यहाँ पे। एडविन कैनन को इस सिद्धांत का जनक माना जाता है। देखिए, अनुकूलतम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? एडविन कैनन को, जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। और अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है क्या? तो जनसंख्या व संसाधनों के संबंध में तुलनात्मक विश्लेषण। जनसंख्या व संसाधनों के संबंध में तुलनात्मक विश्लेषण। उनके अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस आकार से होता है जो उपलब्ध संसाधनों व पूंजी व वर्तमान विधि की स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करता है। देखिए, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए, जनसंख्या और संसाधन, ठीक है, जनसंख्या और संसाधन की स्थिति में हम तुलनात्मक इसमें हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं? जैसे किसी देश की जनसंख्या की इकाई क्या है? 100 है। ठीक है, किसी देश की जनसंख्या की इकाई क्या है? 100 है। और उस देश के संसाधन, मतलब जितना प्रयोग में जनसंख्या संसाधन ला रही है, जैसे संसाधन आप देख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन, बहुत से संसाधन हो सकते हैं, उनकी इकाई भी क्या हो? 100 हो। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जितने लोगों को रोजगार चाहिए उतने ही लोगों के संसाधन यहाँ पे पहले से मौजूद है, अवेलेबल है। जितने लोगों को खाद्यान्न चाहिए उतनी ही इकाई यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। तो ये स्थिति क्या होगी? तुलना अगर हम करते हैं तो बराबर की स्थिति है। यही जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। अगर ये जनसंख्या हम देखते हैं 200 हो जाती है तो ये जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या नहीं कहलाती। यही जनसंख्या अगर 50 हो जाती है तो भी ये जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या नहीं कहलाएगी। जब जनसंख्या और संसाधनों के बीच में एकदम तुलनात्मक में अगर हम बात करते हैं, एक संतुलन स्थापित होगा, वही स्थिति क्या कहलाएगी?
जनसंख्या में हम देखते हैं अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति कहलाएगी। मैंने आपको माल्थस भी पढ़ाया है, तो आप वीडियो पे जाके माल्थस चैनल पे जाके आप माल्थस का वीडियो भी देख सकते हैं, उसको भी मैंने फ्री पीडीएफ उसमें बताया आपको। और साथ ही साथ मैंने माल्थस भी बहुत आराम से और माल्थुसियन चक्र भी पढ़ाया है, जो अनुकूलतम जनसंख्या से ही थोड़ा मिलता जुलता है, जो उनका नैसर्गिक उपाय है। ठीक है, 2 उपाय उन्होंने बताए थे जनसंख्या को, और पहला वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने वाले व्यक्ति माल्थस थे। उसमें मैंने डिटेल में बताया है, तो आप वीडियोस को देख लीजिएगा चैनल पे जाके। तो चलिए अभी हम बात करते हैं अनुकूलतम जनसंख्या की। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए बता दिया कि अगर किसी भी देश की जनसंख्या 100 है तो वहां पे संसाधन भी 100 ही होने चाहिए। यही स्थिति अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति होगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यही स्थिति में पूंजी व वर्तमान प्रविधि की स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करता है। अधिकतम प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, क्योंकि 100 लोगों को रोजगार चाहिए, तो 100 लोगों को रोजगार पूरा कंप्लीट मिल रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे ज्यादा ही होगी ना। उन 100 लोगों की स्थिति काफी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे जितना पैसा उनको चाहिए उतना पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे जनसंख्या 200 हो जाएगी, तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, 1 रुपए अगर मिल रहा है या 100 एक इकाई पे 100 रुपए मिल रहा है आपको, अगर 1 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अगर 200 जनसंख्या हो गई तो एक व्यक्ति को 50 पैसे मिले, तो यहाँ पे तो नुकसान हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो जीवन स्तर भी इनका नीचे की तरफ जाएगा, तो ये स्थिति अच्छी नहीं होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक होती है तो वह देश अति जनसंख्या का देश बन जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर जनसंख्या की इकाई 200 पहुंच गई और संसाधनों की इकाई केवल 100 है, तो ये स्थिति क्या पहुंच जाएगी, अति जनसंख्या का देश बन जाएगा। इसके विपरीत यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम हो तो वह न्यून जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर जनसंख्या 50 पहुंच गई तो सही जनसंख्या क्या है, 100, क्योंकि संसाधनों की इकाई भी कितनी है, 100, तो यही अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। रॉबिन्सन ने अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन एवं कार्सोनाडस ने प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की परिकल्पना की है। डाल्टन ने एडविन कैनन के द्वारा जो व्याख्यायित है अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना को सहमति दी है। ठीक है, देखिए डाल्टन और एडविन ने क्या कहा कि डाल्टन ने कहा कि जो एडविन कैनन ने कहा, एडविन कैनन जनक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन कैनन ही अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। तो डाल्टन बिल्कुल सही मान रहे हैं कि कैनन ने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, आगे हम देखिए इसके फॉर्मूले पे भी बात करेंगे आपको। जनसंख्या व संसाधनों के सहसंबंध को निम्न सूत्र द्वारा विवेचित किया जाता है। तो फॉर्मूले पे हम देख लेते हैं, एम किस चीज को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, असंतुलन की मात्रा। ठीक है, ए किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, वास्तविक जनसंख्या, और ओ किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, आदर्श जनसंख्या। आदर्श जनसंख्या कौन सी जनसंख्या होती है, जो अनुकूलतम जनसंख्या होती है, क्योंकि अगर 100 लोग हैं और संसाधनों की इकाई भी कितनी है, 100 ही है, यही आदर्श जनसंख्या कहलाती है, यही अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। तो पहले हम देखते हैं असंतुलन की मात्रा, फिर हम देखते हैं वास्तविक जनसंख्या, फिर हम देखते हैं आदर्श जनसंख्या, तो हम स्थिति निकाल सकते हैं, यही अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति निकाल सकती है। ठीक है, देखिए यदि m धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है तो जनाधिक्य होगा, क्योंकि m बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, जनाधिक्य। धनात्मक यानी प्लस में है, ऋणात्मक आप जानते हैं माइनस में होता है, धनात्मक है प्लस में है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जनाधिक्य हो जाता है, यानी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। और यदि ऋणात्मक है तो जनसंख्या न्यून होगी, यानी माइनस में होगी। इसी प्रकार यदि m का मान 0 के बराबर हो तो जनसंख्या व संसाधनों के बीच सहसंबंधों की आदर्श व अनुकूलतम स्थिति होगी। तो m कैसा होना चाहिए, m की स्थिति 0 में होनी चाहिए, ना प्लस में होनी चाहिए ना माइनस में होनी चाहिए, क्योंकि प्लस में होगी तो भी अच्छी स्थिति नहीं है और माइनस में होगी तो भी अच्छी स्थिति नहीं है। प्लस में होगी तो जनाधिक्य, माइनस में होगी तो हमें जनसंख्या न्यून, यहाँ पे यानी कि कम जनसंख्या देखने को मिलती है। अधिकतम में जैसे कि 100 है तो वो 200 की तरह हो जाएगी, और न्यून में हम क्या देखेंगे, 100 है तो 50 हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको अच्छे समझ में आ गया। m धनात्मक है या धनात्मक है तो जनाधिक्य की स्थिति, और अगर m ऋणात्मक है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ऋणात्मक की स्थिति हमें देखने को मिलती है। यानी कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि 50 जनसंख्या हो गई जो कि 100 से कम है। ठीक है, और 100 यानी कि 100 तभी होगा जब ये 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है, m किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, असंतुलन की मात्रा को, तो इसे 0 ही होना चाहिए क्योंकि कोई असंतुलन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ए मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, ए क्या स्थिति प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे ए प्रदर्शित कर रहा है आपकी वास्तविक जनसंख्या, जो एग्जैक्ट जनसंख्या है वहां की। ठीक है, और ओ किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, ओ प्रदर्शित कर रहा है आपकी जो आदर्श जनसंख्या है, अनुकूलतम जनसंख्या, उस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है,
O आपको प्रदर्शित कर रहा है आदर्श जनसंख्या को, A प्रदर्शित कर रहा है वास्तविक जनसंख्या को और M प्रदर्शित कर रहा है असंतुलन की मात्रा को। ठीक है, तो जो जनसंख्या व संसाधनों के बीच सह संबंधों की आदर्श व अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति होगी अगर M का मान 0 के बराबर होगा। वस्तुतः किसी भी देश की अनुकूलतम जनसंख्या स्थिर नहीं होती। ये तो बिल्कुल सही है, किसी भी देश की जनसंख्या स्थिर नहीं होती। मैं जैसे बोल दूं कि 100 है तो 100 स्थिर नहीं रहेगी, वो कभी जनाधिक्य की तरफ जाएगी तो कभी न्यून जनसंख्या की तरफ जाएगी, क्योंकि अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है। ठीक है, देखिए डायग्राम के जरिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। डायग्राम अगर आपका एक बार क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, फिर आपको जैसे थ्योरी पूरी एक डायग्राम में पूरी कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इधर हम क्या देखते हैं, ए बी पे क्या रखा गया है, औसत उत्पादन व प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, औसत उत्पादन व प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जनसंख्या का आकार रखा गया है बी और सी पर। ठीक, देखिए ये आपको ये बढ़ता हुआ लाभ दिखा रहा है। अल्प जनसंख्या यानी कि न्यून जनसंख्या, अल्प जनसंख्या यानी कि न्यून, यानी कि जैसे मैंने बताया 50 इकाई वाली, ये अनुकूलतम क्या है 100 इकाई वाली। ठीक है, और जनाधिक्य अति जनसंख्या कौन सी स्थिति है, जैसे जनसंख्या 200 हो गई। ठीक, तो ये स्थिति वो है। तो यहाँ पे हम एकदम सही स्थिति कौन सी देखते हैं, आदर्श स्थिति अनुकूलतम। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय भी बराबर है और जनसंख्या आकार भी दोनों बराबर है। तो यानी 100 प्रति व्यक्ति अगर आय की स्थिति है तो जनसंख्या की स्थिति भी कितनी है, 100 ही यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हम देखते हैं बढ़ता हुआ लाभ, क्योंकि जनसंख्या अल्प है, लेकिन घटता हुआ लाभ क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैं आती हूँ, ठीक, तो यहाँ पे सीधे से आने की स्थिति आपकी ये, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये स्थिति है। अगर ठीक, अगर हम इसको मानते हैं कि ऐसे बढ़ती हुई स्थिति में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जनसंख्या का आकार बहुत कम है, जबकि उत्पादन अगर हम प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, क्योंकि अल्प जनसंख्या की स्थिति है। ठीक, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि जैसे मान लीजिए 50 लोग हैं अल्प जनसंख्या में, जनसंख्या कम है और 100 संसाधन की इकाई है, तो यहाँ पे एक लोगों को 2 संसाधन की इकाई मिल रही है ना। और अगर स्थिति कैसी हो जाएगी, 200 लोग हो जाएंगे यानी अति जनसंख्या हो जाएगी और 100 संसाधनों की इकाई है, तो कितना मिलेगा लोगों को, केवल 50 पैसे की स्थिति में ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि आधी स्थिति मिलेगी, 50 पैसे की स्थिति में मिलेगी। पहले 2 रुपए मिल रहा था, 50 पैसे मिलेगा। लेकिन सही स्थिति क्या होगी कि 100 संसाधनों की इकाई है तो 100 ही जनसंख्या का आकार भी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, यानी कि 1 रुपए मिलेगा। तो यही अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति है M। ठीक है, MN जो आपकी स्थिति दिखा रहा है, यही क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या है। ये बढ़ता हुआ लाभ हो जाता है और ये घटता हुआ लाभ हो जाता है। क्यों, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो पैसे कम हो रहे हैं ना, पहले 2 रुपए थे, अब फिर 1 रुपए हुए। 1 रुपए की स्थिति तो सही है, अनुकूलतम है, 100 लोग हैं, 100 लोग को ही संसाधन है, लेकिन बाद में क्या हो जा रहा है कि 50 पैसे हो जा रहे हैं, जो कि घटता हुआ लाभ देखने को मिलता है। तो ये अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत यहाँ पे आपने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए आगे बात करते हैं। यह संसाधनों की मात्रा एवं गुणों में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनशील होती है। इस प्रकार अल्प जनसंख्या व अधिक जनसंख्या की अवधारणा भी गतिशील होती है। अल्प जनसंख्या यानी कि अंडर पॉपुलेशन है अगर, तो वो बढ़ेगी धीरे धीरे, और अधिक जनसंख्या है तो वो तो और बढ़ेगी। या तो फिर अगर वो देश धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, तो वहां की जनसंख्या भी नियंत्रित की जा सकती है। यह वास्तविक भी हो सकती है और सापेक्षिक भी। ठीक है, क्लार्क ने वास्तविक और सापेक्षिक तथा अल्प जनसंख्या व जनाधिक्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत थे, वो डायग्राम के जरिए बिल्कुल बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आपका ये सिद्धांत आज एकदम क्लियर हो गया होगा कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है क्या, अनुकूलतम जनसंख्या। ठीक है, कि जो संसाधनों के लिए अनुकूल हो, जनसंख्या लोगों के लिए अनुकूल हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती हुई हो, एकदम बराबर हो संसाधनों की तुलना में, यही अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत होता है। इसके संपादक यानी कि इसके जनक कौन है, तो जनक इसके मैंने पहले ही बता दिया, कैनन है। ठीक है, जैसे कि एडविन कैनन इनका नाम है, तो एडविन कैनन इसके ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जो जनक माना जाता है इनको। पहले वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, जनसंख्या का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने वाले कौन है, मैंने अभी बताया, इसी वीडियो में मैंने बताया है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है उनके ऊपर। आप कमेंट करके बताइए कि पहला जनसंख्या का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण सिद्धांत किसने दिया है, किस अर्थशास्त्री ने दिया है और वो कैसी विचारधारा से। चलिए मैं बता देती हूँ कि वो निराशावादी विचारधारा से थे और उन्हीं का माल्थुसियन चक्र है। अब तो बिल्कुल आपको हिंट मिल गया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसका वो सिद्धांत है। ठीक है, और अगर आप नाम जानते हैं तो वीडियो पे जाके उनका चैनल पे जाके उनका पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मैंने उनके सिद्धांत पर भी कंप्लीट वीडियो बनाया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।